नमस्कार दोस्तों, मैं नसीर। दोस्तों, पिछले 2 दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं, लेकिन कुछ कारणवश आपसे बात नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि भारत में जो सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही थी, उसे रोकने की कोशिश आप लोगों ने की, हम सभी भारतीयों ने की। इसकी वजह से आप लोगों को बधाई और धन्यवाद। दोस्तों, जब 2024 का लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ, घोषित किया गया, तब भाजपा और एनडीए की ओर से एक नारा दिया गया और वो नारा जोर शोर से शुरू किया गया, चलाने लगे। जो नारा था 400 पार। एनडीए भाजपा 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, और उसकी हकीकत क्या हुई है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। 400 पार की बात तो दूर ही है, ना 300 पार कर सके हैं, ना 250 पार कर सके हैं। 240 पर जो है बीजेपी खुद रुकी हुई है, और पूरा एनडीए मिलाकर 292 के आसपास उनकी सारी सीट्स है। जब 2014 में 282 सीट्स बीजेपी को मिली थी, उसके बाद 303 सीट्स 2019 में उनको मिली, और गठबंधन उनका जो एनडीए का गठबंधन है, इसको मिलाकर 350 के आसपास वो थे। उसके बाद जिस तरह से मोदी जी का और भाजपा का रवैया रहा, वो बहुत ही खतरनाक था। लोकतंत्र के लिए खतरनाक था, संविधान के लिए खतरनाक था। इसी वजह से जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो उस 400 पार के नारे के साथ साथ इनके कुछ मंत्री थे, अनंत हेगड़े और कुछ मंत्री या सांसद थे, जिन्होंने संविधान बदलने की बात की। तो इसे समझते हुए लोगों ने, विपक्ष ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उसके बाद कुछ ही दिनों में 400 पार का नारा इनका जो है वो शांत हुआ। वो 400 पार की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाजपा को, मोदी जी को और एनडीए को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी, खासकर मोदी जी को सत्ता का लालच एक बार लग गया तो सत्ता छूटती नहीं है। खासकर जब संघ से जुड़ी हुई सरकार है, फैसिस्ट सरकार है, तो इनकी जो सत्ता की लालसा है वो नहीं छूटती है। और उसी वजह से मोदी जी में एक डर पैदा हुआ, और वो फिर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के अलावा फिर एम फैक्टर पर आ गए, जिसमें मछली, मुगल, मंगलसूत्र और मटन जैसी बातें वो करने लगे। मंगलसूत्र छीनकर, कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुसलमानों में बांट देगी, और ऐसे कि कई सारी बातें मोदी जी करने लगे। चुनाव आयोग ने जो संज्ञान लेना चाहिए था वो नहीं लिया। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रह पाया। सत्ता के अनुसार चुनाव आयोग काम करने लगा था। सारा मीडिया तो पहले से ही हमें पता है, वो भी भाजपा के गुणगान गाता आया है। पिछले 10 सालों में अगर देखते हैं तो विपक्ष को एक्सेप्शनली अपवादात्मक तरीके से उन्होंने दिखाया।
हर बार मोदी जी को दिखाने की कोशिश की गई। तो एक तरह से अभी का जो चुनाव है 2024 का, मोदी जी की इमेज जो है वो लार्जर दैन लाइफ बनाने की कोशिश की गई। 1971 में मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी का भी इसी तरह का प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई थी, वो भी उसी रास्ते पर चल रही थी। उसकी सज़ा उसी वक्त लोगों ने उन्हें दी थी और उन्होंने खुद से माफ़ी भी मांगी। यहाँ पर माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं, मोदी जी में उतना साहस भी नहीं माफ़ी भी मांग सके, लेकिन एक कोशिश उनकी वही है और सारा मीडिया उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लार्जर दैन लाइफ उनका प्रोजेक्शन हो रहा था अभी 2024 के इलेक्शन में, लेकिन विपक्ष मजबूती से खड़ा रहा। जितना मतलब अपेक्षाएं थी विपक्ष को, इंडिया आघाड़ी को, उतनी सफलता नहीं हासिल हुई, लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में वो सफल रहे। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोक अभी इस चुनाव में है, ना उन्हें राष्ट्रवाद ना हिंदुत्व इन सभी चीज़ों की कोई मतलब अहमियत भी नहीं है, ना उन्हें इतना उसके बारे में गंभीरता भी है, इतना गंभीरता से वो सोचते भी नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने ये राष्ट्रवाद की बातें बाजू में रख दी है। हिंदुत्व का भी मुद्दा अगर देखते हैं, अयोध्या में हार मिली है, यूपी में उन्हें हार मिली है, और ऑलमोस्ट सभी जगह पर उन्हें एक तरह से फेल हुए हैं। 240 मतलब 272 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाए हैं। इस तरह से मोदी जी मतलब असफल हुए। उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनकी बात करने का ढंग देखते हैं, स्टाइल देखते हैं, तो जिस तरह से वो पहले बात किया करते थे, तो अभी परसों जब उन्होंने बात की तो उसमें उनका वो आत्मविश्वास, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज हमें दिखाई नहीं दी। तो ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये नाम के लिए है। अभी अगर हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनके बारे में अगर बात करेंगे, वैसे वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इन्होंने जो कहा था मोदी जी के बारे में, तो उन्होंने कहा था एक बार कि मोदी जी हार्डकोर टेररिस्ट है, मतलब आतंकवादी से उनकी तुलना की थी। नीतीश कुमार के भी कुछ अच्छे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन सत्ता की वे मजबूरी है। ना हिंदुत्व ना राष्ट्रवाद ज़रूरी है, बल्कि अपनी कुर्सी अपनी सत्ता ज़रूरी है। इसलिए आतंकवादी कहने वाले जो मुसलमानों के आरक्षण के समर्थक है, नीतीश कुमार भी है और ये चंद्रबाबू नायडू भी है। तो ये सारी चीज़ें उनको चल रही है। तो अभी देखने वाली बात है आगे आगे होता है क्या। वैसे भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के साथ कितने दिन रहेंगे ये हम नहीं बोल सकते हैं। वैसे 8 तारीख को उनकी शपथ ग्रहण है एक्चुअली मोदी जी की। देखते हैं क्या होता है। तब तक ये लोग साथ में रहते हैं या फिर उसके बाद भी साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन इंडिया आघाड़ी को जो करना था, इंडिया गठबंधन को जो करना था, इंडिया अलायंस को जो करना था, उन्होंने किया है। थोड़े हद तक वो उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वो सफल हो चुके हैं। जो मतलब एग्जिट पोल्स जो है, उन्होंने भी जो माहौल मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में बनाने की कोशिश की, जैसे कि मुझे लगता है राहुल गांधी ने ही कहा था कि ये मोदी मीडिया पोल्स है, तो ये बात सही साबित हुई। कहाँ 350 से लेकर 400 तक का एग्जिट पोल दिखा रहे थे सभी न्यूज़ चैनल्स वाले, लेकिन ये सारी बातें मतलब पोल खुल गई एग्जिट पोल्स वालों की, ऐसे हम कह सकते हैं। एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश उन लोगों ने किया था, वो भी खुल गया है। इंडिया गठबंधन जो है उसको सफल बनाने की कोशिश अगर किसी राज्यों ने की होगी तो उसमें अनएक्सपेक्टेड था बहुत से लोगों को कि यूपी में
इस बार उतना बदलाव नहीं होगा, लेकिन 50% से ज़्यादा बदलाव यूपी में हुआ है। सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली है। वही इसको समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उनको 37 और कांग्रेस को 6 और बाकी कुछ है। तो इस तरह से वहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है सफल होता हुआ दिखाई दिया है। राजस्थान में कुछ हद तक सफल होता हुआ दिखाई दिया है। जो भी सीटें भाजपा रिटर्न करने के दावे लगा रही थी वो रिटर्न नहीं कर पाए। कांग्रेस ने अच्छा खासा, और एक सीपीएम के अमराराम जो है वो भी वहाँ पर आए हुए हैं, तो अच्छा खासा वहाँ पर मतलब उनको रोका है। उसके बाद सबसे बड़ा, और जो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र में होगा, तो ऑलमोस्ट 30-31 सीट्स जो है इंडिया गठबंधन की ओर आई है। यहाँ पर सबसे बड़ी हार बीजेपी को मिली है, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद बंगाल में भी बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, एनडीए की सीटें बढ़ेगी, इस तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा ना होते हुए टीएमसी तृणमूल कांग्रेस उसने रोका ही नहीं, बल्कि बैकफुट पर भेज दिया है बीजेपी को। वहाँ पर सिर्फ बीजेपी को 12 सीटों पर समाधान मानना पड़ रहा है, माना है। कर्नाटका में भी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस रहा इंडिया गठबंधन का। उसके बाद कुछ राज्य ऐसे रहे जहां पर इंडिया गठबंधन को जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के हिसाब से उन्हें वहां पर सीटें नहीं मिली है, और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर किया है, हम कह सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट इसको इंडिया गठबंधन को नहीं मिली है। उड़ीसा में एक्चुअली 20 पूरी सीट्स, सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली है, 20 सीट्स भाजपा ने वहाँ पर पाई है। दिल्ली में 7 के 7 सीटें भाजपा को मिली है, और बिहार में भी मतलब कोशिश कम पड़ी है। यहाँ पर मुझे पर्सनली इतना बुरा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, मतलब इंजर्ड होने के बाद, बीमार होने के बावजूद व्हील चेयर्स पर आकर उन्हें प्रचार किया, बड़ी बड़ी सभाएं उनकी हुई है, लेकिन जिस तरह का बदलाव इंडिया गठबंधन चाह रहा था उस तरह से बदलाव बिहार में नहीं हुआ। तो ये कुछ राज्य है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, बाकी कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पर 3, 4, 2 ऐसे सीट्स है, वहाँ पर भी बीजेपी मतलब एक तरफा अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी 272 तक नहीं पहुंच पाए, और 400 पार का जो नारा था मोदी जी का, भाजपा का, उसमें वो असफल हो चुके हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि 400 पार या मोदी की हार। सो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये एक तरह की मोदी की मॉरल हार ही है, नैतिक हार ही है, क्योंकि सारा मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, बाकी मतलब राजकीय पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ के नेताओं को फोड़कर, मुझे लगता है अभी जो चुनकर आए उसमें से 106 के आसपास तो कांग्रेस से आए हुए सांसद है, मतलब उधर के जो नेता आए थे वो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी खुद का एक प्योर पार्टी बचा ही नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं। जो भी आता है भ्रष्टाचारी नेता कहते हैं मोदी जी और उनकी पार्टी, लेकिन उनके पास आते ही वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं, पूरे तरह से उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। ऐसे सब लोगों को लेकर भी मोदी जी 272 भी पार नहीं कर सके हैं। 300 और 400 की बात तो बहुत दूर है। महाराष्ट्र का अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े दिग्गज नेताएं उनके हारे हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जो है वो हारे हैं। जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों में अगर मैं नाम लेता हूँ तो राम साहेब दानवे है, भारती पवार है, कपिल पाटिल है, उसके बाद सुभाष भामरे और सुधीर मुनगंटीवार। ये मंत्री जो है, इन मंत्रियों को भी मतलब हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और ऑलमोस्ट 9 सीटें बीजेपी को मिली है और 7 सीटें शिंदे को और अजित पवार को 1। तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर मुझे लगता है एक 16-17 सीट्स उन्हें मिली है। बाकी 30-31 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया हुआ है।
कांग्रेस के शरद पवार कांग्रेस है, राष्ट्रवादी के शरद पवार है, उद्धव ठाकरे, इनके दलों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। इनको बाकी जो दल है जैसे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, आप है, या शेतकरी कामगार पक्ष वगैरह है, ऐसों का साथ और बाकी भी यहाँ के घटक दल है उनका भी साथ मिला है। इंडिया गठबंधन को सभी तरह से साथ मिला है, तभी जाकर हम सब लोग मिलकर यहाँ पर ये इनका 400 पार तो छोड़िए, लेकिन बहुमत को भी रोकने के लिए हम सफल हुए हैं। एनडीए हो सकता है अभी 8 तारीख को शपथ ग्रहण मोदी जी की हो, सफल भी हो, लेकिन वो कहाँ तक टिकेगा हम नहीं बोल सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ मीडिया का महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि खास करके यूट्यूबर्स या यूट्यूब चैनल जो है जिसमें रवीश कुमार है, रवीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, अभिसार शर्मा है, अभिषेक बैनर्जी है, प्रज्ञा मिश्रा है, अशोक वानखेड़े, या फिर द वायर की पूरी टीम है, करण थापर है, अरफा खानम शेरवानी है, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स या यूट्यूब के जो चैनल्स है उनका बड़ा रोल है। और सबसे अलग जो मतलब एक जर्नलिस्ट नहीं होते हुए भी जिन्होंने अपना योगदान देने की कोशिश की और बहुत हद तक वो लोगों तक पहुँचे हैं, ऐसे ध्रुव राठी जो है उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जो नागरिक हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। खास करके महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा था, देश भर में भी गुस्सा था, लेकिन उसे पूरी तरह से यूटिलाइज़ अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम मतलब एक आशा करते हैं कि ये माहौल जो है जो तानाशाही की तरफ जा रहा था उसे रोकने में हम पूरी तरह से सफल हुए हैं और होंगे। अब जिस तरह से मतलब अदानी अंबानी के लिए सरकार चलती थी या किसी को भी उठाकर जेल में डाला जाता था, ये सारी चीज़ें अभी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रुकेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और अच्छी भारत का मतलब एक सपना हम देखते हैं और इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इतनी बातें अभी के लिए बस है। धन्यवाद।